हेलो दोस्तों, नमस्कार। दिस इज किशोर। अभी की सबसे बड़ी खबर आ रही है। पाकिस्तान ने अफगान सीमा के पार कर दिया एयर स्ट्राइक। 8 अफगानियों की मौत की सबसे बड़ी खबर, जिसके बाद तालिबान ने 3 तरफ से कर दिया भीषण जवाबी हमला। जी हाँ दोस्तों, बड़ा ही सेंसिटिव माहौल है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में, जहाँ पर जरदारी ने सेना को दी है खुली छूट। आपको साथ ही साथ बताएंगे चीन का अरुणाचल प्रदेश पर हक जताने वाले बयान के बाद अब चाइना के सेना ने भी यही बयान दिया है, जिसके बाद भारत ने दिया करारा जवाब। साथ ही साथ आपको बताएंगे इंडियन आर्मी दुनिया की चौथी मोस्ट पावरफुल फोर्स। पाकिस्तानी एक्सपर्ट ने भी माना भारतीय सेना का लोहा कह दी है बात। एक से एक खबर आपको बताएंगे, बस आप वीडियो के अंत तक बने रहेगा। और खबरों में आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी मानते हैं कि भारत को आंख दिखाने वालों की अब खैर नहीं, तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद जरूर कहिएगा। बात करें पहली बड़ी खबर की, जहां पाकिस्तान ने अफगान सीमा के पार जाकर किए कई हवाई हमले। 8 की मौत की सबसे बड़ी खबर, तालिबान ने भी किया जवाबी हमला। जी अफगानिस्तान की तालिबान सरकार ने पाकिस्तान की कड़ी निंदा करते हुए कहा कि पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के अंदर 2 हवाई हमले किए, जिसमें 8 लोगों की मौत हो गई है। तालिबान ने इसे देश की संप्रभुता का उल्लंघन बताया है। इस हमले में कई महिलाएं और बच्चे भी मारे गए हैं। पाकिस्तान का दावा है कि आतंकवादी लगातार सरहद पार से हमला कर रहे हैं। प्रवक्ता ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने एक बयान में कहा है कि लगभग 3 बजे पाकिस्तानी विमानों ने पाकिस्तान की सीमा के पास खोस्त और पख्तिका प्रांतों में घरों पर बमबारी की। गौरतलब है कि ये हमले शनिवार को पाकिस्तान क्षेत्र के अंदर एक हमले में 7 पाकिस्तानी सैनिकों के मारे जाने के बाद हुआ, जिसके लिए देश के राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी ने जवाबी कार्रवाई की बात कही थी। उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान की सीमाओं, घरों या जरूरत पड़े तो देश में भी घुसेगा, हर आतंकी का खात्मा किया जाएगा। आपको बता दें, बताया जा रहा है कि तालिबानी सैनिकों ने डूरंड लाइन पर 3 सीमा चौकियों से जोरदार हमला बोला और भारी हथियारों की मदद से पाकिस्तानी सेना के ठिकानों का निशाना बनाया है। वहीं पाकिस्तान का दावा है कि उसके हवाई हमले में टीटीपी के ठिकानों का निशाना बनाया गया था। पाकिस्तानी वायुसेना के हमले के बाद तालिबान ने अपनी सेना को जवाबी हमले का आदेश दिया था। ऐसे में आपको बता दें कि पाकिस्तान के एयर स्ट्राइक पर तालिबान ने खुली धमकी देते हुए कहा है कि युद्ध की ओर ना बढ़े पाकिस्तान, नहीं तो अमेरिका वाला करेंगे तुम्हारा हाल। जी हाँ, ज़बीहुल्लाह ने कहा कि हमारे पास दुनिया की सुपर पावर्स के खिलाफ स्वतंत्रता आंदोलन का लंबा अनुभव है और किसी को भी हमारे इलाके में घुसने नहीं देंगे। अगली खबर की बात करें, जहां प्रधानमंत्री मोदी के यात्रा के बाद टेंशन में दिखाई दे रहा है चाइना। पहले ग्लोबल टाइम्स, फिर विदेश मंत्रालय, उसके बाद अब चाइना का पीएलए ने अपना स्वाभाविक हिस्सा बताया है अरुणाचल प्रदेश को, जिसके बाद भारत ने भी दिया है करारा जवाब। आपको बता दें, अरुणाचल प्रदेश के संबंध में अब चीन की सेना ने बिगड़े बोले हैं। उसने अरुणाचल प्रदेश को चीन का परंपरागत हिस्सा बताया है। चीन सेना ये प्रतिक्रिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अरुणाचल प्रदेश के दौरे पर चीन की आपत्ति को नकार दिए जाने के बाद आया है। प्रधानमंत्री मोदी इसी महीने चीन की सीमा तक जाने वाली सेला टनल के उद्घाटन के लिए अरुणाचल प्रदेश गए थे। आप सभी को पता होगा, जो हमारी खबरें देखते हैं उनको जानकारी होगी। बता दें, चीन के रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता सीनियर कर्नल झांग शियाओगांग ने पहले कहा था कि शिजांग यानी तिब्बत का चीनी नाम का दक्षिणी भाग चीन का परंपरागत हिस्सा है। बीजिंग इस तथ्य को कभी नहीं भूल सकता है और अरुणाचल प्रदेश का नाम देकर उस भूभाग पर किए जा रहे कार्यों का कड़ा विरोध करता है। प्रवक्ता ने ये बात सेला टनल और वास्तविक नियंत्रण रेखा के नजदीक भारत द्वारा आधारभूत ढांचा विकसित किए जाने की बाबत कही है। भारत सरकार के किसी प्रमुख व्यक्ति या अन्य प्रभावशाली व्यक्ति के अरुणाचल प्रदेश जाने और वहाँ की हर बड़ी परियोजना का चीन ने विरोध करने की आदत बना ली है। अरुणाचल प्रदेश के कुछ स्थानों का चीन ने मंदारिन भाषा में नामकरण भी कर रखा है, लेकिन भारत हमेशा से चीन के दावे को खारिज करता आया है और चीन द्वारा किए गए नामकरण को भी बेतुका कृत्य बताया है। जी हाँ, भारत ने क्लियर कहा है कि अरुणाचल प्रदेश भारत का अभिन्न हिस्सा था, है और रहेगा। प्रधानमंत्री मोदी ने 9 मार्च को अरुणाचल प्रदेश जाकर के वहां पर उन्होंने 825 करोड़ रुपए की लागत से बनी सेला टनल का उद्घाटन किया था। बहरहाल दोस्तों, आप लोग भी करारा जवाब जरूर दीजिएगा भारत सरकार के साथ उन चीनी सेनाओं को जो अरुणाचल प्रदेश को चीन का बता रहे हैं। बहरहाल आपकी जवाब तो बनती है दोस्तों। साथ ही साथ अब ऐसा लग रहा है कि जैसे चाइना फिर एक बार कुटाई चाह रहा है। वो चाह रहा है कि बातों से नहीं बल्कि भारत उसको लातों से जवाब दे। जी हाँ, क्योंकि चीन ने हमेशा से भारत को उकसाने का काम किया है। भारत हमेशा हर चीज को शांति से सुलझाने की वकालत करता है, लेकिन उसके बावजूद भी चाइना मानने को तैयार नहीं होता। गलवान के समय में भी दोस्तों चाइना ने भारत को उकसाने की कोशिश की थी। अंततः क्या हुआ आप सभी बहुत अच्छे से जानते ही हैं। अगली खबर की बात करें, जहां इंडियन आर्मी दुनिया की चौथी मोस्ट पावरफुल फोर्स। पाकिस्तानी एक्सपर्ट ने भी माना भारत का लोहा कही ये बात। दरअसल पाकिस्तान आर्थिक और राजनीतिक रूप से बदहाली के दौर में भी अपने हथियारों का जखीरा दिन ब दिन बढ़ा रहा है। हर दिन वो अपने दोस्त चीन से डील पर डील कर रहा है, फिर भी भारतीय फौज की ताकत से वो कोसों दूर है। पाकिस्तानी एक्सपर्ट भी खुद इस बात को मान रहे हैं। इसी साल जनवरी में ग्लोबल फायर पावर ने सेनाओं की ग्लोबल रैंकिंग जारी की थी, जिसमें भारत को 4था स्थान मिला है। मतलब भारतीय सेना दुनिया की चौथी सबसे शक्तिशाली फोर्स है, जबकि पाकिस्तान की फौज 9वें नंबर पर है। पाकिस्तानी एक्सपर्ट ने खुद बताया है कि कैसे उनके मुल्क से भारतीय सेना ज्यादा ताकतवर है। शैक्षणिक और रणनीतिक एक्सपर्ट कमर चीमा का कहना है कि हर लिहाज से भारतीय सेना पाकिस्तान की मिलिट्री से बहुत ज्यादा ताकतवर है। उन्होंने कहा कि भारत के पास 14 लाख की फौज है, जिनमें से
करीब 8 लाख एक्टिव मिलिट्री पर्सनल है, तो वहीं पाकिस्तान के पास तकरीबन 6.5 लाख एक्टिव मिलिट्री पर्सनल है। मिलिट्री बजट, जवानों की संख्या हर लिहाज से भारत बेहतर है पाकिस्तान से। फिर भारत के कनेक्शन दूसरे देशों से भी बहुत अच्छे हैं। वो अमेरिका, यूरोप और इजराइल किसी से भी आज की डेट में असलाह खरीद सकता है। इंडिया जिस मुल्क से भी असलाह खरीदना चाहता है खरीद सकता है, क्योंकि उनके पास पैसा है। उन्हें बस सुबह उठना है और चेक साइन करना है और किसी भी देश से हथियार खरीद सकते हैं। पाकिस्तान के पास ऐसी कोई गुंजाइश नहीं है। और भी बहुत कुछ कही है दोस्तों, एयरक्राफ्टों को लेकर, हथियारों को लेकर, तोप्स को लेकर, फायर पावर्स को लेकर सारी जानकारियां बताएंगे, तो खबर लंबी हो जाएगी। बहरहाल आप लोग कमर चीमा के इस बयान का समर्थन करते हैं और मानते हैं कि बिल्कुल सही बात कही है, लेकिन इसमें सबसे बड़ा सवाल यह है कि पाकिस्तानी सेना ये सब जानते हुए भी भारत को आंखें दिखाने की कोशिश करती है। आखिर ऐसा क्यों? जवाब जरूर दीजिएगा। अगली खबर की बात करें, जहां नेपाली अधिकारियों को घूस खिलाकर नागरिकता ले रहे चीनी जासूसों को भारत में सरकारी नौकरी दिलाने की क्या है ये साजिश, बता दे। चीन लगातार भारत के सदियों से दोस्त रहे नेपाल को अपनी जाल में फंसा रहा है और अब ताजा खुलासा हुआ है कि चीन के लोग नेपाली अधिकारियों को भारी भरकम घूस खिलाकर नेपाली नागरिकता हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। नेपाल में एक ऐसा मामला सामने आया है जहां एक स्थानीय सेक्शन अधिकारी रिश्वत के बदले चीनी नागरिकों को नेपाली नागरिकता देने की कोशिश कर रहा था। भारत जैसे देश में जहां नेपाल के नागरिक सरकारी नौकरियां हासिल कर सकते हैं, इस खबर ने कुछ लोगों की भौहें चढ़ा दी है कि क्या नेपाली नागरिकों के भेष में चीनी जासूस भारतीय सरकारी पदों पर घुसपैठ करना चाहते हैं? क्या ये एक नापाक योजना है या फिर मामला सिर्फ नागरिकता हासिल करने तक ही सीमित है? दोस्तों, रिपोर्ट के मुताबिक सेक्शन ऑफिसर के पद पर तैनात एक नेपाली अधिकारी को 2 चीनी नागरिकों को नेपाल की नागरिकता देने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है, जिन्हें वर्तमान में पुलिस ने सोने की तस्करी की गतिविधियों में शामिल होने के लिए हिरासत में लिया है। बागमती प्रांत विधानसभा सचिवालय में 6ठे स्तर के अधिकारी के रूप में कार्यरत रामचंद्र आर्यल को बुधवार को हेटौड़ा में गिरफ्तार किया गया है। आर्यल को पहले काठमांडू के थूलो भरयांग स्थित परिवहन प्रबंधन कार्यालय से बागमती प्रांत विधानसभा सचिवालय में ट्रांसफर किया गया था। आर्यल पर जिला प्रशासन कार्यालय कावरे में नायब सूबा के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान चीनी नागरिकों को नेपाली नागरिकता देने की प्रक्रिया में मदद करने का आरोप है। नेपाल पुलिस की केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी CIB इस मामले में आगे की जांच कर रही है। जी हाँ, आपको बता दें इस बीच भारतीय और नेपाली अधिकारियों की बैठकें भी हुई है। नेपाल भारत सीमा समन्वय बैठक बुधवार को महेंद्र नगर में संपन्न हुआ, जिसमें भारत में आगामी लोकसभा चुनावों को देखते हुए सुरक्षा उपायों को बढ़ाने पर सहमति बनी है। बहरहाल क्या लगता है दोस्तों आपको, आखिर नेपाली अधिकारियों को घूस खिलाकर क्यों नागरिकता ले रहे हैं चीनी के लोग? क्या वाकई में नेपाली नागरिकता लेने के बाद वो भारत की सेनाओं में घुसपैठ तो नहीं करेंगे? कहीं भारतीय सेनाओं के इन्फॉर्मेशन को लीक करने की उनकी प्लानिंग तो नहीं है? आपको क्या लगता है दोस्तों? क्योंकि चाइना पर किसी भी प्रकार से आसानी से विश्वास करना किसी खतरे से कम नहीं है। क्या कहते हैं आप लोग बताइएगा जरूर। अगली खबर बता दें, बांग्लादेश में भी इंडिया आउट कैंपेन जोर पकड़ रही। भारतीय सम्मानों के बहिष्कार की अपील क्या है, इसकी असली वजह आपको बताते हैं। दरअसल बांग्लादेश में इस साल जनवरी में हुए आम चुनाव के बाद लगातार भारत विरोधी अभियान देखने को मिल रहा है। इस चुनाव में शेख हसीना के नेतृत्व वाली सत्तारूढ़ आवामी लीग लगातार चौथी बार सत्ता में लौटी है। बांग्लादेश की मुख्य विपक्षी पार्टी बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी ने चुनाव का बहिष्कार किया था और भारत पर चुनावों को प्रभावित करने का आरोप लगाया था। इसके बाद से बांग्लादेश में सोशल मीडिया पर इंडिया आउट अभियान देखने को मिल रहा है। यह अभियान बीते मालदीव में चुनाव प्रचार के समय मोहम्मद मुइजू की ओर से चलाए गए अभियानों की तरह ही है। द डिप्लोमेट की खबर के अनुसार इंडिया आउट अभियान के तहत बांग्लादेशी जनता का एक वर्ग चुनाव में आवामी लीग की भूमिका को लेकर असंतोष दर्शाता है। अभियान समर्थकों का कहना है कि भारत का आवामी लीग को समर्थन अपने आर्थिक और सुरक्षा हितों की रक्षा के लिए है। ऐसा करते हुए भारत ने बांग्लादेश की लोकतांत्रिक प्रक्रिया को कमजोर किया है। सोशल मीडिया यूजर्स बांग्लादेश के घरेलू मामले में भारत के निरंतर हस्तक्षेप के विरोध में भारतीय उत्पादों के बहिष्कार का आह्वान कर रहे हैं। जी हाँ, काफी तादाद में लोग ये मान रहे हैं कि भारत का आवामी लीग को समर्थन मिल रहा है। बांग्लादेश में न्यायपालिका और कानून प्रवर्तन एजेंसियों जैसी संस्थाओं की कमजोरी को लेकर भी चिंता है और यही वजह है दोस्तों कि बांग्लादेश में लगातार इंडिया आउट कैंपेन जोर पकड़ता दिखाई दे रहा है और उसके पीछे सबसे बड़ी वजह है बांग्लादेश का विपक्ष। अगली खबर बता दें, तीसरा विश्व युद्ध केवल एक कदम ही दूर। राष्ट्रपति चुनाव में बड़ी जीत के बाद व्लादिमीर पुतिन ने दे दी वार्निंग। जी हाँ, व्लादिमीर पुतिन का 5वीं बार रशिया के राष्ट्रपति बनने जा रहे हैं। पुतिन ने रविवार को रशिया में हुए चुनाव में बड़ी जीत हासिल की है। अमेरिका ने रशिया के इन चुनावों पर सवाल उठाते हुए कहा है कि लोकतांत्रिक दायरे में चुनाव नहीं कराए गए हैं। वहीं बड़ी जीत के बाद राष्ट्रपति पुतिन ने विस्फोटक बयान दे दिया। उन्होंने कहा कि दुनिया अब तीसरे विश्व युद्ध से केवल एक कदम ही दूर है। इसके लिए उन्होंने नाटो को जिम्मेदार ठहराया है और ये भी कहा है कि इस तरह की स्थिति से हर कोई बचना चाहता है। 1962 की क्यूबा मिसाइल क्राइसिस के बाद रशिया और पश्चिमी देशों के बीच अब तनाव चरम पर है। इसकी वजह है रशिया और यूक्रेन के बीच 2 साल से भी ज्यादा से जारी युद्ध। राष्ट्रपति पुतिन कई बार परमाणु युद्ध की चेतावनी दे चुके हैं। हालांकि उनका यह भी कहना है कि यूक्रेन के युद्ध में इन्हें इसकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जी हाँ, बीते महीने फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने कहा था कि वो यूक्रेन के साथ देने के लिए यूक्रेन में सेना उतार देंगे। इसी बीच आपको बता दें, अमेरिका ने रूसी चुनाव का मजाक उड़ाते हुए क्लियर कहा है, व्हाइट हाउस की राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद
परिषद के प्रवक्ता ने कहा कि चुनाव स्पष्ट रूप से स्वतंत्र या निष्पक्ष नहीं है, क्योंकि पुतिन ने राजनीतिक विरोधियों को जेल में डाल दिया है और दूसरों को उनके खिलाफ लड़ने से रोका है। तो ऐसे में इस चुनाव में पूरे तरीके से निष्पक्षता तो है ही नहीं, पक्षपात किया गया है। बहरहाल दोस्तों, आप क्या कहते हैं? क्या व्लादिमीर पुतिन नेचुरल तरीके से जीते हैं या फिर कहीं धांधली हुई? आपको जो भी लगता है बताइएगा जरूर। लेकिन क्या आप भी पुतिन को कांग्रेचुलेट करना चाहेंगे तो जरूर कहिएगा। साथ ही साथ अगली खबर बता दें, चीन के चंगुल में फंसे मुइज़ू अब खुलेआम दे रहे भारत को धमकी। कहा मालदीव कोई छोटा देश नहीं। जी हां, मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़ू ने बिना नाम लिए एक बार फिर भारत के खिलाफ जहरीला बयान दिया। तुर्की से खरीदे गए ड्रोन को मालदीव सेना में शामिल कराने के दौरान मुइज़ू ने रविवार को कहा कि मालदीव के इलाकों की निगरानी करने पर किसी बाहरी पक्ष के लिए चिंता का विषय नहीं होना चाहिए। इसके साथ ही मुइज़ू ने मालदीव के रक्षा बलों को और मजबूत करने की घोषणा की। मुइज़ू ने कहा कि मालदीव कोई छोटा देश नहीं है और द्वीप राष्ट्र अपनी निगरानी करने में सक्षम है। उन्होंने कहा कि मालदीव एक स्वतंत्र और संप्रभु राष्ट्र, ऐसे में अपने देश की निगरानी करने पर किसी बाहरी पक्ष को परेशान नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा कि मालदीव के इस कदम से किसी भी मित्र देश या के साथ संबंधों में कोई बाधा नहीं आएगी। साथ ही साथ आपको बता दें अगली खबर, चुनाव से पहले इलेक्शन कमीशन का सबसे बड़ा एक्शन, बंगाल के डीजीपी और यूपी गुजरात समेत 6 राज्यों के गृह सचिवों को हटाने का सबसे बड़ा दिया आदेश। जी हां, लोकसभा चुनाव से पहले चुनाव आयोग ने सख्त एक्शन लेते हुए 6 राज्यों के गृह सचिवों को हटाने का आदेश दे दिया है। चुनाव आयोग ने जिन 6 राज्यों के गृह सचिव हटाए हैं उसमें गुजरात, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड शामिल हैं। इसके साथ ही पश्चिम बंगाल के डीजीपी को हटाने के निर्देश भी दिए गए हैं। बता दें कि चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल के डीजीपी को 2016 में सूबे के विधानसभा चुनाव और 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान भी सक्रिय चुनाव ड्यूटी से हटा दिया था। बता दें कि देश भर में लोकसभा चुनाव 2024 का बिगुल बज चुका है। पूरे देश में 7 चरणों में चुनाव होंगे और 4 जून को नतीजे आएंगे। 16 मार्च को चुनावी शेड्यूल जारी कर निर्वाचन आयोग के आयुक्त राजीव कुमार ने मतदाताओं से खास अपील की थी और ज्यादा से ज्यादा मतदान करने का आग्रह किया था। उन्होंने बताया था कि वोटर अपने एपिक नंबर से बूथ की पूरी जानकारी हासिल कर सकते हैं। साथ ही साथ बता दें, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल और तेलंगाना में पलट गई बाजी। 4 जून को क्या हो सकता है? नए सर्वे ने कर दिया नया खुलासा। जी हां, चुनाव आयोग ने लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान तो कर दिया है। इसके साथ ही सियासी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। 2 बार से सत्ता पर काबिज भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाले एनडीए ने इस बार 400 सीटें जीतने का टारगेट बनाया है। तो वहीं कांग्रेस ने बीजेपी को रोकने के लिए इंडिया अलायंस बनाया है। चुनाव से पहले दोनों ही गठबंधन जीत का दावा कर रहे हैं। इस बीच न्यूज 18 ने एक मेगा ओपिनियन पोल किया है जिसमें बीजेपी को अपने दम पर 300 सीटें हासिल करती नजर आ रही है, जबकि एनडीए में शामिल जेडीयू और टीडीपी जैसे दल 61 सीटें हासिल करेंगे। वहीं इंडिया अलायंस 105 सीट पर सिमट कर रह जाएगा। वहीं कांग्रेस 49 सीटें ही जीत सकेगी। सर्वे में ओडिशा, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु सहित कई राज्यों में बीजेपी को बड़ी बढ़त मिलने का अनुमान है। सर्वे में महाराष्ट्र में एनडीए की जीत का अनुमान लगाया गया है। सर्वे के मुताबिक एनडीए को 48 में से 41 सीटें मिलेंगी। दूसरी ओर इंडिया अलायंस को महाराष्ट्र में केवल 7 सीटें ही मिलेंगी। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली तृणमूल कांग्रेस की सीटें कम होने की उम्मीद है, जबकि बीजेपी की सीटों की संख्या में बड़ा उछाल देखने को मिल सकता है। बंगाल की 42 सीट में से बीजेपी के 25 सीटें जीतने का अनुमान है, तो वहीं टीएमसी के 17 सीटें मिलने की उम्मीदें हैं। कांग्रेस को यहाँ कोई सीट मिलती दिखाई नहीं दे रही है। जी हाँ, यानी कि बंगाल में अगर ये हाल रहा तो बीजेपी बम्पर सीटों के साथ बंगाल में चुनाव जीतेगी दोस्तों, और टीएमसी के जड़ को उखाड़ फेंकेगी। जी हाँ, कर्नाटक की बात करें तो सर्वे के अनुसार कर्नाटक में एनडीए को 28 में से 25 सीटें मिल सकती हैं, जबकि कांग्रेस को केवल 3 सीटें मिलती दिखाई दे रही हैं। गुजरात की बात करें तो बीजेपी के सभी 26 के 26 सीटें जीतने की उम्मीद है, क्योंकि 2014 और 2019 में भी बीजेपी ने गुजरात की सभी 26 सीटों पर जीत हासिल की थी। तेलंगाना की बात करें तो तेलंगाना में बीजेपी को 17 में से 8 सीटें मिलने की संभावना है। पोल के मुताबिक राज्य में सत्तारूढ़ कांग्रेस को 6 सीटें जीतने का अनुमान है, जबकि बीआरएस के खाते में 2 सीटें जा सकती है। बहरहाल दोस्तों, अगर ओवरऑल हम मिलाकर बात करें तो पूरे देश में फिर एक बार बीजेपी की सरकार बनती नजर आ रही है। इस सर्वे के द्वारा, ओपिनियन पोल के द्वारा, जिसको न्यूज 18 मेगा ने करवाया है। आपको क्या लगता है दोस्तों, आपके हिसाब से कौन होगा 2014 लोकसभा चुनाव का विजयी पार्टी और कौन होगा अगला प्रधानमंत्री? हमेशा की तरह कमेंट में जरूर लिखकर बताइएगा। ऐसे में ये थी कि सारी बड़ी खबरें। आपको हमारी खबर कैसी लगी? आशा करता हूँ बहुत अच्छी लगी होगी। अगर थोड़ी भी अच्छी लगी तो इस वीडियो को दोस्तों में, भाइयों में, साथियों में, रिश्तेदारों में शेयर अवश्य कर दीजिएगा, और अभी कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, चैनल कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद जय भारत। और यहाँ तक बने रहने के लिए सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।